तो दोस्तों आज हो गया 3 दिसंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में भी कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। दोनों ही मामले कर्नाटक में मिले हैं। इसमें एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक है जबकि दूसरा भारतीय है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीकी नागरिक 27 नवंबर को देश से बाहर भी जा चुका है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को लोगों से तनाव नहीं लेने और सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने का आग्रह किया है। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस को मेघालय में फिर बड़ा झटका लगा है। 17 में से 12 विधायकों के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के कुछ दिनों बाद मेघालय में पार्टी के 2 और वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा की पेशकश की है। आपको बता दें कि मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जेम्स लिंगदो और पूर्व महासचिव डॉक्टर मानस दास गुप्ता ने बुधवार को शिलोंग में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तीसरी बड़ी खबर, बिहार में अलग से जातीय जनगणना कराने को लेकर विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधानसभा के उनके कक्ष में मिला। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सभी दलों के नेताओं ने जातीय जनगणना कराने के लिए जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया है। मुलाकात के बाद पत्रकारों को तेजस्वी यादव ने बताया है कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2-4 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक होगी। चौथी बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने एक बार फिर दोहराया है कि मुंबई हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और मजबूत होनी चाहिए थी, पर साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल भी उठाए हैं। मनीष तिवारी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी पाक के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे ऑपरेशन से फायदा होता तो उड़ी के बाद पुलवामा नहीं हुआ होता। इसके साथ ही उन्होंने चीन के साथ तनाव पर भी सरकार को घेरा है। पांचवी बड़ी खबर, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में दूरियां बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से परहेज बरतने वाली दोनों पार्टियां अब कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुंबई में दिए बयान और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टिप्पणी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि कई बार भाजपा के हाथ मिलाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस को सिद्धांत का पाठ पढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और उनके जैसी दूसरी पार्टियों को यह तय करना होगा कि वो भाजपा के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ। छठी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र सरकार ने उड़ी और पुलवामा की घटनाओं के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर पहुंचे थे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। सातवीं बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों ने कारोबार खत्म कर दिया। आटा से लेकर मोबाइल का डाटा तक सब महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से लोग परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने सपा बसपा को भी नहीं बख्शा। धर्म जाति की राजनीति को लेकर उन पर जमकर हमले बोले। साथ ही आवाम को झकझोरते हुए कहा है कि अपनी ताकत पहचाने और नेताओं से जवाब मांगे। आठवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी भाजपा के बीच जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। बांदा में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा की शुरुआत करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि केवल परिवार वाला ही परिवार वालों के दर्द को समझ सकता है। किसानों की आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इन किसानों के परिवार की समाजवादी पार्टी ने मदद की है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि हम परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं कि अगर किसी मजदूर किसान की जान चली गई तो उसके परिवार का क्या हाल होगा। नौवीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने संसद में मदरसा मॉडर्नाइजेशन के टीचर्स की सैलरी का मुद्दा उठाया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से पूछा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन के टीचरों को क्यों अब तक सैलरी नहीं मिली। असदुद्दीन अवैसी ने आगे पूछा है कि क्या केंद्र ने अपने हिस्से की धनराशि जारी नहीं की। इन्होंने कहा कि 520 करोड़ रुपए यूपी में, सर यूपी में आपने अब तक 5 साल में कितने पैसे दिए और इस साल का देने का कितना पैसा देंगे वो मदरसा मॉडल स्कीम? 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। मंत्री जी जवाब दीजिए इसका। कांग्रेस विविधता में एकता है, ये हम हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई अकेले नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस की विचारधारा और सोच से है। और वो लड़ाई संकल्पबद्ध तरीके से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी,
प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस का हर नेता, खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब और करोड़ों करोड़ों कांग्रेस जन बगैर किसी डर के, बगैर भय के, बगैर झुके, बगैर दबे लगातार बीजेपी आरएसएस से वो लड़ाई लड़ते आए हैं। और वो लड़ाई इस देश की विचारधारा की लड़ाई है, समरसता की लड़ाई है। ये बात सब विपक्षी दलों सहित देश के हर नागरिक को जानने, समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, उनमें से एक राजनीतिक दल और एक विशेष सम्मानित व्यक्ति की आपने भी चर्चा की, हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु राजनीतिक अवसरवादिता और सच की इस लड़ाई में अंतर होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, याद करिए, आदरणीय ममता जी का हम सम्मान करते हैं, वो युवा कांग्रेस से निकली हैं, परंतु ये वही आदरणीय ममता जी हैं जिन्होंने 1999 में बीजेपी और एनडीए ज्वाइन कर ली थी और वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री बन गई थी। 2001 तक, 1999 से 2001 तक वाजपेयी जी की सरकार में ममता जी और उनकी पार्टी हिस्सेदार रही, वहां मंत्री रही। 2001 में उन्होंने कहा अब मुझे एनडीए पसंद नहीं, भाजपा पसंद नहीं, और इस्तीफा दे दिया और 2001 के आखिर में फिर कांग्रेस के साथ मिल गई और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2003 में फिर कांग्रेस नापसंद हो गई, 2003 में फिर बीजेपी के साथ मिल गई और बीजेपी की सरकार में माइंस की मंत्री बन गई। वाजपेयी जी उन दिनों प्रधानमंत्री थे भाजपा की सरकार के, और ये कहा बीजेपी इज अवर नेचुरल अलाई। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्हीं का बयान है जो आप लोगों ने दिखाया चलाया। और 2004 का चुनाव लोकसभा का फिर एनडीए और बीजेपी के साथ मिलकर ममता जी ने लड़ा। फिर 2008 में फिर एनडीए और बीजेपी नापसंद हो गई एक बार फिर, और फिर 2009 में वो कांग्रेस की सरकार में उसी यूपीए का हिस्सा बनकर मंत्री बन गई। 2012 में फिर यूपीए फिर नापसंद हो गई और यूपीए छोड़कर उससे इस्तीफा देकर अलग हो गई। राजनीतिक अवसरवादिता और सिद्धांतों और असूलों की लड़ाई में अंतर होता है मित्रों। 4-4 बार आप एनडीए में जाओ, 3-3 बार और 2-2, 3-3 बार आप कांग्रेस के साथ आओ और फिर हमें असूलों का पाठ पढ़ाओ, ये अनुचित है। इसके बारे में उन्हें भी आत्म मंथन करने की जरूरत है। दूसरी बात, आदरणीय ममता जी तो यूपीए का हिस्सा है ही नहीं, उन्होंने तो यूपीए से 2012 में इस्तीफा दे दिया, तो वो यूपीए के बारे में बयानबाजी क्यों कर रही हैं?